जी, आपने जैसे कि स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब मजीद मैं बात करूं, ये मैंने सिर्फ आपको प्रूफ किया है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि भाई हमारे पास 12 टेंसेस है। अब जरा देख लीजिएगा सर, हमारे पास 12 टेंसेस तो आ गए, टेंस को पहचानने के लिए हमने स्टडी करना है वर्ब को। आपने किस चीज को स्टडी करना है? वर्ब को। जिसने वर्ब को पहचाना, आप ये समझ लें कि वर्ब इज द बेसिक सोल, वर्ब इज द सोल ऑफ द टेंसेस। वर्ब को जिसने पहचान लिया वो खुद ब खुद उसको पता चल जाएगा कि भाई टेंसेस क्या है। अब हर एक टेंस मैंने जो बात की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपको खुद बोलेगा कि भाई मैं फलाना टेंस हूं। जिस बंदे ने अभी तक the people who doesn't know about the single words and a single concept about the tenses, he will be able to represent the tense, he will be able to identify the tense, and particularly you will be present the proper paragraph, this paragraph is written by in this tense, written by someone in this tense. So because of this इंशाल्लाह आप वर्ब के लिए आप याद रखिएगा, इसको आप जरूर अच्छे तरीके से जरा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। मैं आपको ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप इंशाल्लाह समझ जाओगे। अब देखिए वर्ब के बारे में आपको ये मालूम है कि हमारे पास जो वर्ब है ये क्या है? एक्शन को कहते हैं, ठीक है। वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन को कहते हैं। और एक्शन हमारे पास क्या चीज है? एक्शन हमारा कोई भी एक्शन जो वो किसका होता है? वो वर्ब का होता है। यानी आप ये भी देख सकते हैं कि वर्ब आपके पास एक्शन को कहते हैं और एक्शन हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। अब सिर्फ और सिर्फ वर्ब एक्शन को जाहिर नहीं कर रहा है, कोई भी वर्ब आपको किस चीज को जाहिर करेगा? आप डिटेल से जरा समझिएगा कि वर्ब हर वो लफ्ज जो वर्ब एक्शन और स्टेट को जाहिर करे तो उसको आप क्या कहेंगे? वर्ब कहते हैं। यानी कोई भी वर्ब जो है वो एक्शन और स्टेट को जाहिर करने वाले को हम क्या कहते हैं? ऐसा लफ्ज जो एक्शन और स्टेट को जाहिर करे तो उसको हम वर्ब कहते हैं। अब जरा देख लीजिएगा, वर्ब हमारे पास डिवाइड होता है। आपको मैं टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब पढ़ा रहा हूं, बाकी वर्ब के अकॉर्डिंग में पूरा की पूरा वीडियो आपको बना के दूंगा कि वर्ब एक्चुअली कौन के टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होता है। यहां पे सिर्फ मैं आपको टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे जितना मेरे रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए वर्ब को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। वर्ब को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं वर्ब को हेल्पिंग वर्ब, एक हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हमारे पास क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये फंक्शन के तौर पे वर्ब को डिवाइड किया जाता है, यूज किया जाता है इन अ सेंटेंस। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो टोटली है ये हमारे पास कितने हैं? टोटल 10 है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमारे पास टोटली 16 है। इंग्लिश की दुनिया में जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे पास टोटल क्या है? 16 है। अब ये 16 कैसे? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिवाइड होता है फिर तीन हिस्सों में। नंबर 1 को हम कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और दूसरे जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। और नंबर 3 जो है वो हमारे पास है सेमी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। ये तीन किस्म के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद है। एक हमारे पास है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हमारे पास क्या है? मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, तीसरा हमारे पास क्या है? सेमी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं आपके सामने, हेल्पिंग वर्ब हमेशा के लिए इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू, helping verbs used to support the main verb। helping verb हमेशा के लिए मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये आप ये करें कि भाई हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग हमेशा के लिए मीनिंगलेस होते हैं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब हमेशा के लिए मीनिंगलेस रहेगा, याद रखिएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब आपके पास है, हेल्पिंग वर्ब आपके सामने जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं, यहां पे मैं बात करूं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वहां पर हमेशा के लिए मीनिंगलेस रहेगा। अब ये जितने भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जितनी भी है ये मेन वर्ब बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? ये मेन वर्ब
बन सकते हैं, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन सकते हैं। ये मेन वर्ब जो होता है ये हमेशा के लिए मीनिंगफुल होता है। ये क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। अब याद रखिएगा, आपके सामने जो मैंने बात की है कि आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब बन सकते हैं, और मेन वर्ब क्या होगा? मीनिंगफुल होगा, और मेन हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। ये जब भी आपके सामने हेल्पिंग वर्ब की काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब आपके सामने बेटा मीनिंगलेस रहेगा, और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है ये मीनिंगफुल रहेगा हमेशा के लिए। अब ये जो आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये टोटल आपके पास है 3। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब टोटल 3 है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपके पास 10 है, और सीमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपके पास 3 है। टोटल ये बनते हैं 16। ये टोटल कितने बनते हैं? 16 बनते हैं। अब इसके बारे में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करूं, जब भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है तो ये मीनिंगफुल बन सकता है। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वाइड एक ऐसा वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपके सामने वाइड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि क्या हो जाता है? जो कि मेन वर्ब बन सकता है। बाकी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी मैं डिटेल से बताऊंगा। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आप सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आप डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आप कापलर वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ये मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि भाई ये हम किस तरीके से इसको कहते हैं, लेकिन जस्ट आप अभी टेंस को पहचानने के लिए इतना समझिएगा। अब ये जो मेन वर्ब है, आपको ये मालूम है कि मेन वर्ब तो मीनिंगफुल होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब टोटल आपके पास कौन कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 जो आपके सामने है उसको आप कहते हैं डू। डू आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 2 जो है ये आपके पास है हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। और नंबर 3 जो है ये आपके पास क्या है? ये आपके सामने बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये 3 आपके पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, PHV प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। अब याद रखिएगा, आपने इतना तो पढ़ा है, इतना तो वर्ब के बारे में आपको मालूम है कि वर्ब जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं या मेन वर्ब होते हैं, जो हमारे मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। अब लेक्सिकल वर्ब को हम क्या करते हैं? इसको हम फॉर्म्स बनाते हैं। इसके हम क्या करते हैं? कुछ फॉर्म्स बनाते हैं। अब जब मेन वर्ब की फॉर्म्स बनते हैं, मेन वर्ब की क्या करते हैं? जब फॉर्म्स बनते हैं तो लाजमी बात है कि इसको हम फॉर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहां पे भी एक सवाल पैदा हो रहा है कि भाई हम फॉर्म को 3 हेल्पिंग वर्ब के यानी 3 फॉर्म्स में जानते हैं कि भाई वर्ब के हमारे पास 3 फॉर्म है। ये भी मैं तजाद रखता हूं क्योंकि यहां पे तजाद करना मेरा हक है। जब तक आप वर्ब को 3 फॉर्म्स समझोगे तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली द टेंसेस एंड पैसिव वॉइस। ये याद रखिएगा। अब मैं ये भी इस पे भी अभी बात कर रहा हूं। देखिए मेरी वीडियो जब आप देख लोगे एक बार तो फिर आपको कहीं जगह किसी से भी टेंसेस की वो बात नहीं है। लाजमी बात है कि डिटेल से जो चीज होगी उसको टाइम लगता है। जब आप कोई परफेक्ट काम करने जाते हैं ना तो उस पर टाइम लगता है। आप बीमारी आपको है तो आप डॉक्टर के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर आपको इलाज एक टाइम से नहीं, वो कहता है कि भाई महीने के बाद आ जाइए, क्योंकि उसका लेंथी प्रोसेस होता है। जब भी मेरी वीडियो आपके लिए लंबी होगी टाइम तो आपका मैं लूंगा, लेकिन ये टाइम की मैं रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं कि आपका टाइम जाया नहीं जाएगा। आप इसको जरा डिटेल से समझिएगा, प्रॉपर्ली एक बार नहीं 2 बार इसको देख लीजिएगा, फिर आपके पास कभी भी आप मास्टर बन जाओगे टेंसेस की। अब याद रखिएगा कि भाई जब हम बात कर रहे हैं किस चीज की? मेन वर्ब की। मेन वर्ब को हम फॉर्म में बांटते हैं। इसी फॉर्म को बांटने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? इसी टॉपिक को हम कहते हैं वर्ब फॉर्मेशन। याद रखिएगा इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? वर्ब फॉर्मेशन। अब ये वर्ब फॉर्मेशन जो है, वर्ब फॉर्मेशन यानी जब हम वर्ब को फॉर्मेशन में बांटते हैं तो इस प्रॉपर्ली प्रोसीजर्स को हम क्या से करते हैं? हम इसको फॉर्म्स में बांटने के लिए, जैसे कि आपने सुना है कि भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब 2 नाम आपको मैं सरप्राइजली दूंगा जिसको आप कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां पे आप हैरान हो जाओगे कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं किताबों में नहीं मिलता है। बिल्कुल किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन आप इसको वर्ब मानते हैं, आप इसको वर्ब तस्लीम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे मालूम नहीं कि आपको किसने घेरे में डाला है जिसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं कहते हो। कभी-कभी अपना माइंड का भी इस्तेमाल किया करें, और यकीनन हमारे लिए ट्रेनर के लिए क्या होता है? सिर्फ हैंड्स दी जाती है, बाकी आपने इसके रूट्स तक जाना, ये आपका अपना स्ट्रगल है। जितना आप स्ट्रगल करते हैं उतने तक आप पहुंच जाओगे। अब याद रखिएगा आपके पास वर्ब की फॉर्मेशन में आप क्या कहते हैं? आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, आपके पास
सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा, मुबारक हो के दो फॉर्म आपके लिए ज्यादा हो गए हैं आसानी के लिए। ये आपको सपोर्ट करेगा किस चीज में? ये आपको टेंसेस को रिप्रेजेंट करने में सपोर्ट करेगा, जरा याद कीजिएगा। अब ये मैं वादा करता हूं, अब देख लीजिएगा। अब आपके पास जो प्रेजेंट ये जो V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब इसके साथ कुछ ना कुछ आप मिसाल तो दीजिएगा कि फॉर फिफ्थ फॉर्म हमें पता है कि गो वेंट गान, ये तो हमें पता है, बचपन ही से हमें पता है कि गो वेंट गान, ये तो हमारे पास फिफ्थ फॉर्म है। चलिए इसी पे मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बात कर ली है, गो को मैंने फॉर्म में ले ली है। अब मैंने यहां पे लिखा गो। गो आपको मालूम है कि सर गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सारे एग्री करते हैं और हर कोई कहेगा कि तमीज सर बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा मैंने दूसरा लिखा है इसको कि वेंट। आप कहेंगे वेरी गुड सर, आप तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, क्योंकि वेंट आपको मालूम है कि गो का सेकंड फॉर्म वेंट है। फिर मैंने कहा कि भाई गॉन, आपने कहा सर बिल्कुल हम 100% आपके साथ इत्तेफाक करते हैं कि गॉन का मतलब भी थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि कोई और वर्ब है, आप कहेंगे सर और वर्ब की फॉर्म कहां से आ गई है? लेकिन जरा मैं यहां पे लिखता हूं, मैं कुछ लिखता हूं कि गो यानी ING। क्या आपने कभी इस चीज को नहीं देखा है कि भाई यू आर गोइंग पेशावर, यू आर गोइंग पेशावर, जिसको आप कहते हैं यू आर गोइंग टू पेशावर। तो क्या गोइंग आपके पास वर्ब नहीं है? अगर वर्ब है तो फिर देख लीजिएगा, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपके घर में दो मुख्तलिफ चेहरे के इंसान पाया जाए, क्या उन दोनों को आप एक नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, तो फिर क्यों नाजायज कर रहे हैं, क्यों जाति कर रहे हैं इनके साथ? जरा देख लीजिएगा। और फिर मैं यहां पे लिखता हूं GOE और S मैंने लिखा। अब जरा याद कीजिएगा, सर बिल्कुल ये तो हम पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो बदकिस्मती आपकी यही है कि आप इसको क्या करते हैं, आप इसको फॉर्म्स के नाम नहीं देते, आपको बैंड किया गया है, आपके ऊपर डोमिनेट हो चुके हैं वो किताब की नॉलेज जिसको आप पढ़ते हैं। ऐसी बात तो नहीं। अब देखिए, मैं आपको हरगिज कहता हूं कि अभी सिर्फ साबित करूंगा कि भाई ये किस तरीके से। आपको ये मालूम है कि सर गो एंड गान, गोइंग, गो एंड गान, गो एंड गोस। अब दूसरा फॉर्म ले लें, हर एक फॉर्म की, कुछ लोग कहते हैं कि स्टेटिव फॉर्म के हमारे पास फॉर्म नहीं बनते, उसकी फॉर्मेशन नहीं बनती, उसकी भी बनती है। ये बिल्कुल गलत बात है कि उसकी फॉर्मेशन नहीं बनती, उसकी फॉर्मेशन बनती है, लेकिन वो रोजमर्रा जिंदगी के मुताबिक हम इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करते। बाकी मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं कि उसकी भी फॉर्मेशन बनती है, लेकिन उसके इस्तेमाल आप करते नहीं है। आप जरा मैगजीन को देखें, आप जरा गवन अखबार को देखें, उसमें इसकी फॉर्मेशन बन जाती है, उसमें वहां पे लिखे होते हैं, लेकिन आप स्टडी कीजिएगा जरा। अब जरा देखिए, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि भाई मैं आपको पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं मैं आपको, अब मुझे इंग्लिश लेक्चरर या इंग्लिश प्रोफेसर या इंग्लिश टीचर क्यों कहते हैं? आप कहेंगे सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश पढ़ाता है तो उसको इंग्लिश पढ़ाने वाला कहते हैं, तो पढ़ाने वाले को हम टीचर कहते हैं। यानी मैं टीच करता हूं, इसी वजह से मुझे टीचर कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्टूड करता है, स्टूड का मतलब स्टडी से निकला है, मुताला करना, मुताले करने वाले को स्टूडेंट्स कहते हैं। डॉक्टर को डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डॉक्टर करने का काम करता है, यानी वो इलाज करने का, ट्रीट करने का, डॉक्टर में ट्रीट करना। अब चोर को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चोरी करता है। यदि आपको यहां मालूम है, डाकू को डाकू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डाके डालता है। यानी आपको ये मालूम हुआ कि जैसे जिसका काम हो वैसे उसका नाम होता है। जरा रिपीट करता हूं, दोबारा सुन लीजिएगा। यहां पे भी जैसे जिसका काम वैसे उसका नाम बन जाता है। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? बिकॉज he create, he provide, he make a principal of the particular institutions. So because of this we can say that is the principal of this institutions. अब यहां पे देख लीजिएगा, अब यहां पे भी V1, V2, V3, V4, V5 को अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब तो मैंने दे दिया, क्योंकि नंबरिंग के लिहाज से अगर हम देखें सीरीज के लिहाज से हम इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। लेकिन अब जैसे जिसका काम होगा तो वैसे उसका नाम रखा जाएगा। अब जरा देख लीजिएगा, जो आपके सामने V1 है, उम्मीद करता हूं कि आप तक ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देख ले, जैसे जिसका नाम होगा, जैसे जिसका काम होगा उसी तरह मैं इसको नाम दूंगा, और उस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करोगे
ऐसा मैं नाम नहीं दूंगा, आपको प्रूफ करूंगा कि भाई आप फिर मुझे पूरी जिंदगी में जितनी भी इंग्लिश की लिखी हुई किताबें जो बड़े बड़े हमारे सीनियर्स ने लिखी हुई है उसमें फिर आप चेक कीजिएगा कि क्या वो ये बात मैंने गलत की है, कहीं और जगह ये इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। जहां जिसका मैं नाम दूंगा उसके मुताबिक आपको यही चीज मिलेगा, उसके अलावा नहीं। जैसा कि आपको पता है कि ये YouTube चैनल किसका है, तनवीर सर का है, तो इसको आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी वीडियो मिलेगी, मेरी वीडियो मिलेगी। तो यानी जैसा जिसका काम होगा उसी जगह पे उसका नाम होगा और उस नाम से और उस घर से वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, याद कीजिएगा। अब ये V1 जो है, V1 को आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ साथ इसको कहा जाता है प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा के लिए प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सर आपने इसको प्रेजेंट प्लूरल क्यों कहा, ये बात एक अलग है, इसको फिर अलग एक्शन ऐसे बात करेंगे, इसका पोस्टमास्टर में अलग करूंगा कि इसको आप क्यों कहते हैं। अब दूसरी चीज, अब जहां कहीं भी आप V1 देखते हो, V1 आपको हमेशा के लिए प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा के लिए कहां पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट को। जहां कहीं फर्स्ट फॉर्म देखें तो समझ लीजिए प्रेजेंट है, ये बात प्रेजेंट टाइम की हो रही है। वरना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, भाई आपको छोड़ता हूं, कबूतर की तरह आपको छोड़ता हूं, जाके सफर कर ले और चेक कीजिएगा, आपको कहीं और जगह पे ये चीज नहीं मिलेगा। अब दूसरा जो विंट है, हमेशा के लिए इसको क्या कहते हैं, इसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। क्यों पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, क्योंकि V2 जहां कहीं भी आपको नजर आ जाए ये पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्यों, सर जैसे जिसका काम वैसे उसका नाम, इसका काम ही पास्ट में है तो इसी वजह से हमने नाम दे दिया। चलो ठीक है, आगे आप देख लीजिएगा। सर V3 क्या है, या V3 बड़े मजेदार टाइप के बेहतरीन किस्म का एक चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, V3 हमारे पास परफेक्ट फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, परफेक्ट फॉर्म। हमेशा के लिए V3 जहां कहीं भी आए तो आपको कंप्लीटेड एक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा। परफेक्ट मैंने क्या बताया था कि परफेक्ट हमारे पास क्या है, एक्शन है। ये कौन सा एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन। जहां कहीं V3 लगा हो तो आपको परफेक्ट एक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके अलावा कक भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। एक बात और, एक काम और भी करता है, यहां पे देख लीजिएगा। दूसरा, आपको जहां कहीं V3 अगर ये परफेक्ट फॉर्म को यानी परफेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैसिव फॉर्म कहते हैं। फिर वो जुमला एक्टिव वॉइस में नहीं होगा, जहां कहीं V3 आपको नजर आ जाए तो वो पैसिव फॉर्म में आपको नजर आएगा, वो पैसिव जुमला होगा। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, इसका मिसाल ले दूं, आप कहेंगे मिसाल दूंगा, अब जरा सब्र कीजिएगा, फिर उसके बाद मिसाल दे देता हूं, ठीक है, बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छे काम के लिए देर होता है, लाजमी देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता, इसी वजह से आप जरा देख लीजिएगा। अब उसके अलावा फिर सर गोइंग जो है V4 है, बिल्कुल V4 है। जब V4 है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कंटीन्यूअस फॉर्म। जहां कहीं आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रहे हैं तो वो ऐसा एक्शन जाहिर करेगा कि वो जारी होगा, कभी भी आप उसको परफेक्ट का नाम नहीं दे सकते। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। समझ आई ना, नहीं आई? अच्छा जरा देख लीजिएगा, दोबारा से कहता हूं कि यहां पे V4 गोइंग जहां कहीं नजर आए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं रीडिंग का काम क्या है, कंटिन्यू है। मैं कहता हूं प्लेइंग का काम क्या है, कंटिन्यू है। मैं कहता हूं ईटिंग का काम क्या है, कंटिन्यू है। जहां कहीं भी आपको ये नजर आ जाए तो आपको कंटीन्यूअस फॉर्म कहते हैं। इस वजह से तो आपने सुना ही होगा ना प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या है, प्रोग्रेस करना, यानी वहां पे तरक्की हो रही है। सिंपल इज दैट यार, अक्ल के काम नहीं है, नजर आकर। और कहते हैं ना, एक मिसाल दिया जा रहा है कि भाई अक्ल बड़ी है भैंस, तो कुछ लोग कहते हैं भैंस का कुछ भी बात नहीं, अक्ल बड़ी होती है। लेकिन यहां पे देख लीजिएगा मजीद। अब सर V5 जो है, बिल्कुल यार आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आप कहें गोस तो सर प्रेजेंट में होता है, इसमें कोई शक नहीं है, गोस भी प्रेजेंट में होता है, तो सर आपने इसको चेंज क्यों किया? हक है हमारा, हक है। अगर आप चेंज नहीं करते यकीन माने बर्बाद हो जाओगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कभी टॉपिक पढ़ा है आपको? बताया जाता है कि अगर एक हो तो उसके पास गोस लगेगा। यही आपने एक रट्टा लगाया होगा कि सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम एस या ईएस फॉर्म लगाते हैं, या खुदा ये क्यों रटे लगा रहे हो? इस वजह से नहीं,
एक आदमी के लिए एक ही सिंगल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, एक आदमी के लिए एक ही माना जाता है, इसी वजह से उसको वर्ब भी आप क्या दोगे, एक देंगे, सिंगल देंगे, इसी वजह से आप इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। यहां पे क्या था, व्हाट डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V5? V1 इज प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म एंड V5 इज प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। सर आपने इसको नाम क्यों दिया? मैंने नहीं दिया है, हमारे बड़े जो थे ना, जो अंग्रेजी के बारे में सोच रहे थे, जो प्लानिंग कर रहे थे, उनका प्लानिंग है, उनका नजरिया बता रहा हूं। आप कहेंगे सर कैसे? जरा देख लीजिएगा, इस मिसाल दे रहा हूं, फिर सिंपल बात खत्म हो जाएगी। मेरे कैमरामैन जो है ना, वो भी थोड़ा बहुत रखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी जरा देख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियो आई थिंक सो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसको मैं क्लोज अप कर लेता हूं। आपको नेक्स्ट वीडियो में पे मजीद इंशाल्लाह डिटेल दूंगा कि भाई किस तरीके से होगा, ये सिर्फ मैं आज यहाँ पे बात कर रहा हूं। अब जरा देख लीजिएगा, अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ही मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा गो, और मैंने यहाँ पे लिखा गोज टू एनीवेयर, कहीं भी जा रहा है, उसके साथ हमारा काम नहीं है, ठीक है। अब मुझे बता दीजिएगा कि आप यहां पे ही के साथ गो लगाओगे या गोज लगाओगे? किताबों को सर्च कीजिएगा, यकीन से कह सकते हो होशियार है आप लोग, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला मेरा नहीं, मेरा ख्याल। अब यहां पे देखिएगा, आप कहते हैं कि सर हमें टीचर कहते हैं कि भाई जहां कहीं ही के साथ गोज लगाया जाएगा, चलो ठीक है, गोज और गो का हमें पता है कि सिंगुलर या प्लूरल है, लेकिन इतना तो जानते हो ना कि ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? चार बंदों के लिए। क्या बात है यार, चार बंदों के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं सर, ही एक ही बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि सिर्फ बॉय होता है, ठीक है, बॉय के लिए या कोई आदमी के लिए, या आप नाम लिख सकते हैं पर्सन के लिए, लेकिन कितना सर? सिर्फ और सिर्फ एक। जब एक हो तो ये तो आपको मालूम है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है? यही तो कहता है कि जब सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब दीजिएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया है, जब इसको चुना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे? सिंगुलर वर्ब कहेंगे। तो सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर, यहां पे अंग्रेजों ने इसको डिसाइड किया कि ये क्या है, गोज। हमारे पास V5 है, V5 क्या है? सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म। अब जरा देख लीजिएगा, एक और बात बताने जा रहा हूं, ये आपको मैंने मिसाल दी है। अब दूसरा अगर मैं यहां पे लिखूं कि भाई दे गो आर गोज टू स्कूल, लिख लिया, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताएं सर इसमें क्या चुनोगे? हम गोज चुनोगे? गुड यार, क्या अकली बातें कर रहे हैं, या आप, मुझे मालूम है कि आपको पता है, लेकिन रटी हुई बात है ना, रटी हुई बातें कभी अक्ल वाले काम नहीं करते। कल आपकी औलाद आपको बदवाएं देगी कि अगर आप अंग्रेजी सीखते तो मुझे बताते ना, क्यों तनवीर सर के पास जाने की जरूरत होती, 10, 50 हजार, 30 हजार रुपए का फीस देकर तनवीर सर को दे देते, भाई अंग्रेजी सीखनी है। नहीं यार, अभी सीख लीजिएगा, बच्चों को खुद सिखाओगे। मेरे बच्चे कभी किसी के पास अंग्रेजी के लिए नहीं जाते, इस वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है, मैंने सोचा है, मैंने इसके लिए रात दिन मेहनत की है। इंग्लिश इज नॉट नेम ऑफ पबजी गेम। इंग्लिश कोई पबजी गेम का नाम नहीं है कि हर कोई आए बस 2 टकी की अंग्रेजी सीखे और बस मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। प्लीज महसूस न कीजिएगा, लेकिन ये मैं कहता हूं कि 99% इंग्लिश ट्रेनर एंड इंग्लिश टीचर डजंट नो हाउ टू टीच इन इंग्लिश। We just teach English like a subject. It is not a subject. It is a language. Language can be speak. Language can speak according to attribute of the language, according to the condition of the language. So because of this, याद कीजिएगा। आप कह रहे हैं ना कि सर ये गो लगाऊं या गोज लगाऊं? बिल्कुल ये आपने ठीक कहा है कि सर यहाँ पे इसके साथ गो लगेगा। क्यों? यहाँ तो मुझे बताया ना, ये दे जो है एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक लड़की के लिए नहीं होता है, ये ज्यादा लोगों के लिए। खबा एक लड़की ना, ज्यादा लड़कियों या लड़के, बूढ़ी हो या बूढ़ा, जो भी हो, औरतें हो या मर्द, लेकिन एक से ज्यादा हो तो दे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल अच्छा बोला आपने। तो दे हमारे पास क्या है सर? फिर तो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हुआ ना, तो क्या कहा गया है जरा याद कीजिएगा। हमारे सीनियर क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है। तो इस वजह से कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने इसको प्लूरल वर्ब समझा है, मैंने नहीं समझा है। तो इस वजह से इसको क्रॉस कीजिएगा ना, इसको यहां पे क्रॉस कीजिएगा और करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा।
जरा देख लीजिएगा, इस वजह से मेरा हक है कि मैं इसको सिंगुलर कहूं, क्योंकि अंग्रेजी ने इसको सिंगुलर बोला है और इसका हक है कि मैं इसको क्या करूं, गो हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो जरा इस चीज को याद कीजिएगा। अब इन शॉर्ट एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए। अब यहां पे एक दो चीजें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। अब आपको ये यहां पे मालूम है कि सर जो भी आपके सामने ये वर्ब आ जाए, सर फर्स्ट वी वन आ जाए, यानी गो आ जाए सर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वेंट आ जाए सेकंड फॉर्म वर्ब, गॉन आ जाए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, गोएन आ जाए फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड गोज आ जाए फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सर प्लेइंग आ जाए तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सर प्लेड आ जाए तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सर प्लेड आ जाए तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सर प्ले आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म एंड प्लेज आ जाए तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। गुड शाबाश, ये चीज है। लेकिन अगर ये तीनों ना भी 1 हो, ना भी 2 हो, ना भी 3 हो, ना भी 4 हो, ना भी 5 हो, फिर क्या होगा? सर लाजमी बात है, जब सारे ना हो तो सारों को 0 से जरा दे देंगे ना, तो इसका मतलब यहां पे लिख लेंगे ना कि v0, यानी कोई वर्ब नहीं होगा, v0 के बराबर हो जाएगा। अब ये तो हमें मालूम है कि v1 किसको कहते हैं, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म को। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि डेफिनेटली, आपने कहा सर यस डेफिनेट, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। आपने डेफिनेट का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब डेफिनेट आप जानते हो। फिर मैंने कहा कि v2, आपने कहा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने कहा डेफिनेटली, आपने कहा सर ऑफ कोर्स श्योर, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने कहा डेफिनेटली, आपने कहा सर डेफिनेटली। आपने ये बात कर ली, सारों का सारा मैंने पूछा, आपने डेफिनेटली का जवाब दे दिया। लेकिन मैंने कहा कि जब सारे ना हो, कोई भी ना हो, तो आप कहेंगे सर ये तो डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट का मतलब मालूम, फिर तो मालूम नहीं कि कौन सा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि v0 जहां कहीं भी आ जाए तो ये इंडेफिनेट फॉर्म हो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडेफिनेट फॉर्म कहलाएगा। याद रखिएगा, v0 जहां कहीं होगा तो क्या होगा? इंडेफिनेट एक्शन को जाहिर करेगा। अब यहां पे देख लीजिएगा, सर ये कैसे? एक थोड़ा सा एक ट्रायल दे देता हूं, जरा एक छोटी सी चीज में आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि she has recited the holy book. She has recited the holy book. अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे बात आप कर रहे हैं? अब जरा याद कीजिएगा, अब आपको मैंने बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो यहां पे सर हेल्पिंग वर्ब तो हैज है नहीं। मैंने आपको बताया कि भाई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपके पास मेन वर्ब बन सकते हैं। जरा हैज का बता रहा हूं, मैं मजीद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेकिन यहां तक देख लीजिएगा। अब मैंने बताया हैज आपके पास क्या है? सर हैव आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब बन सकता है। सर हैड आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सर लेकिन मेन वर्ब बन सकता है। सर हैड आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सर लेकिन हैड थर्ड फॉर्म बन सकता है। हैविंग आपके पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और हैज आपके पास क्या है? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। जरा देख लीजिएगा। अब सर हैज आपके पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? आपने कहा कि सर हैज हमारे पास क्या है? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो मैंने कहा फिफ्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। अब शी हमारे पास सिंगुलर है ना, तो इसी वजह से मैंने हैज लिखा। अगर यहां पे प्लूरल होता तो मैं हैव लगाता, इसकी वजह से मैंने हैज लिखा। तो सर क्या है ये? सर हमारे पास प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म है, यानी हैज हमारे पास v5 है। v5 किसको रिप्रेजेंट करता है? सर प्रेजेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट को। फिर मैंने कहा कि रिसाइटेड, आपने कहा सर रिसाइटेड तो हमारे पास क्या है? यानी रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटेड, रिसाइटिंग, रिसाइट्स। समझ आ रही? अब आपने कहा सर रिसाइट्स तो हमारे पास, रिसाइटेड तो हमारे पास v3 है। आपने कहा सर आप ये v3 क्यों, v2 क्यों नहीं? v3 ये तब है कि v3 हमेशा के लिए अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है। याद कीजिएगा, v2 हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, v2 हमेशा के लिए अकेले आएगा, हेल्पिंग वर्ब वो नहीं लेता जब एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाए, और v3 हमेशा के लिए हेल्पिंग मेन वर्ब इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सर ये v3 है, v3 को हम क्या कहते हैं? सर परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। तो आप क्या करें, यहां पे इसको परफेक्ट लिखना है क्योंकि ये परफेक्ट फॉर्म है। मैंने क्या बताया था? आगे कोई वर्ब है? सर नहीं है। जब डेफिनेट एक्शन आपके पास आया तो v0 है, तो इंडेफिनेट एक्शन तो आप कर नहीं सकते, डेफिनेट आपको पास मालूम है। तो अब देख लीजिएगा, ये प्रेजेंट आपके पास क्या है? टाइम है। प्रेजेंट आपके पास क्या है? टाइम। और फिर
टाइम के साथ परफेक्ट आपके पास क्या है, एक्शन है। टाइम और एक्शन जब आपस में मिले तो क्या बनता है, टेंस बनता है। तो प्रेजेंट टाइम परफेक्ट एक्शन, तो क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे बता दीजिएगा कि क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मजीद आपके अगली वीडियो का इंतजार करना है, तो अगली वीडियो के आप जो है उसके लिए इंतजार करें, क्योंकि अब ये क्या है, शी हैज रिसाइटेड द बुक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जुमला खुद कह रहा है। अब मजीद आपके साथ इंशाल्लाह मजीद बात करूंगा, वीडियो बहुत लंबी होती है, नेक्स्ट वीडियो आप इसके लिए चेक कीजिएगा। तब तक इजाजत देता हूं, अल्लाह हाफिज। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, उसके लिए माजरत ख्वाह, लेकिन टाइम दोगे तो इल्म सीखोगे, टाइम दोगे तो प्रॉपर एजुकेटेड बनोगे। एजुकेटेड बनना और ग्रेजुएटेड बनने में बहुत फर्क होता है। ग्रेजुएटेड कभी ना बनो, एजुकेटेड बन जाओ, चीजों को समझे और डिलीवर करने की कोशिश कीजिए। यकीन माने, हर लोग जो आज आपके पीछे हंस रहे हैं, कल वो आपके लिए खाली हो जाएंगे, और ये मेरा दावा है, पर्सनल जिंदगी का एक्सपीरियंस है। आज जो लोग आपके पीछे बातें कर रहा है, कल यही लोग आपको सल्यूट करने के लिए तैयार होंगे। तब तक इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।